हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ब्रेन बूस्ट में। आज हम लोग चैप्टर नंबर दूसरा अम्ल क्षार एवं लवण, जो कि बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसमें से हर साल 3 से 4 या 4 से 5 ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट आ जाते हैं, वो भी बहुत आसान आते हैं। तो इसमें से आज हम लोग इस चैप्टर से अम्ल एवं क्षार से टॉप 50 क्वेश्चन देखेंगे, जो कि बिहार बोर्ड के 2027 में डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। तो इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो डायरेक्ट बिहार बोर्ड में आने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और सारे क्वेश्चंस पहले कोशिश कीजिएगा कि खुद से अटेम्प्ट करें, खुद से बनाएं, खुद से बनाने का कोशिश कीजिए। बाकी हम यहाँ पे तो सारा क्वेश्चन तो सॉल्व करके देंगे ही। तो इस वीडियो को आप लोग देखिएगा, शेयर कीजिए, लाइक कीजिएगा और मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है। अम्ल का स्वाद जो होता है वो खट्टा होता है। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, तो इसका ऑप्शन बी चल जाएगा। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। वैसे ही तो इसमें चैप्टर का नाम अम्ल क्षार एवं लवण है। तो अम्ल जो होता है वो खट्टा होता है और क्षार जो होता है वो कैसा होता है, कड़वा होता है। क्षार कैसा होता है, कड़वा होता है। क्षार कड़वा होता है। तो देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन वही है तुम्हारा कि क्षार का स्वाद कैसा होता है। क्षार का स्वाद जो होता है वो कड़वा होता है। इसका भी ऑप्शन कौन सा चल जाएगा, बी नंबर ऑप्शन चल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, तीसरा नंबर क्वेश्चन, नीला लिटमस पत्र अम्ल में कैसा हो जाता है। इसके बारे में पूछ रहा है, नीला लिटमस पत्र के बारे में पूछ रहा है कि अम्ल में कैसा हो जाता है। तो नीला लिटमस पत्र है तो अम्ल में इसका रंग जो होता है वो लाल हो जाएगा। अगर नीला है तो अम्ल में लाल हो जाएगा। इसी जैसे इसका जस्ट अपोजिट कैसा होगा कि लिटमस पत्र जो होता है, अगर लाल लिटमस पत्र है, कैसा लिटमस पत्र है, लाल लिटमस पत्र है, उसको अगर क्षार में डालेंगे तो उसका कलर चेंज होकर के नीला हो जाएगा। तो इनमें से आप बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज होते हैं कि नीला से लाल कब होगा, लाल से नीला कब होगा। तो हम आपको सजेस्ट यही करेंगे कि अम्ल वाला सिर्फ याद रखिए। आप अम्ल वाला याद ये रखना है कि अम्ल में जब नीला लिटमस पत्र को डाला जाता है तो वो लाल हो जाता है। सिर्फ इसी को याद रखिए, बाकी ऑटोमेटिकली दूसरा याद ये रह जाए कि जब क्षार में लाल लिटमस पत्र को डालेंगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चौथा नंबर क्वेश्चन। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन ही वही आ गया कि लाल लिटमस क्षार में कैसा हो जाता है। तो अभी बताया कि लाल लिटमस पूछा है और क्षार में पूछा है, तो लाल का नीला हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि पीएच का मान 7 होने पर विलयन होता है। विलयन कैसा होगा, तो विलयन यहाँ पे अम्ल क्षार और लवण वाला चैप्टर में हम लोग विलयन जो होता है वो तीन तरह का विलयन पढ़ते हैं पीएच के आधार पे। एक होता है अम्लीय विलयन जो कि यहाँ दिया हुआ है, एक होता है क्षारीय विलयन और दूसरा क्या होता है, उदासीन विलयन होता है। तो पीएच जो होता है, पीएच का जो रेंज होता है वो कैसा होता है, 0 से लेकर के 14 तक पीएच का रेंज होता है। अब बीच में मिड में होता है 7 होता है। अगर पीएच का मान 0 और 7 के बीच में है, किसके 0 और 7 के बीच में है, तो उसका विलयन जो होता है वो कैसा होगा, अम्लीय होगा। और 7 से ज़्यादा अगर पीएच का मान बढ़ रहा है तो वो विलयन कैसा होगा, क्षारीय होगा। और जिसका पीएच मान एग्जैक्ट 7 आए पीएच मान, तो वो विलयन कैसा होता है, उदासीन होता है। तो यहाँ पे पूछा कि पीएच का मान 7 होने पर, एग्जैक्ट 7 बोल रहा है, तो 7 होने पर वो विलयन कैसा हो जाता है, उदासीन हो जाता है। इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा चल जाएगा, ऑप्शन नंबर सी चल जाएगा। तो इसमें याद रखना पीएच में, आप पीएच स्केल में आप ये भी याद रख सकते हैं कि 0 से 7 के बीच में जो होता है ना, वो पीएच जो होता है वो अगर 0 से 7 के बीच में तो वो विलयन अम्लीय होता है। 7 से जितना नीचे जितना कम उधर जाएंगे, जैसे 6, 5, 4, 3, 2, अगर इतना नीचे अगर इधर आएंगे तो पीएच अम्लीयता उसकी बढ़ेगा। 7 से जितना कम जाएंगे उसका अम्लीयता जो है और ज़्यादा बढ़ेगा, और 7 के ऊपर जितना जाएंगे उसकी क्षारीयता और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। तो ये आप याद रख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। सबसे प्रबल अम्ल कौन सा, प्रबल का मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड बोल रहा है। प्रबल मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग मतलब कौन सा प्रबल अम्ल है यहाँ पे। तो प्रबल अम्ल का उदाहरण यहाँ पे देखना, सारा यहाँ पे चारों HCl है, CH3COOH, H2CO3 है और HCOOH है। ये जो तीनों जो है BCOD, ये एसिटिक एसिड है, ये तो आपका कार्बोनिक एसिड है, ये आपका फॉर्मिक एसिड है। तो ये तीनों जो है ना वो ऑर्गेनिक एसिड है, कार्बनिक एसिड है।
ये सब कार्बनिक एसिड होते हैं। जितना भी कार्बनिक एसिड होता है वो सारे कैसे होते हैं, वो दुर्बल अम्ल होते हैं। और जितने भी मिनरल एसिड होते हैं वो सारे कैसे होते हैं, प्रबल अम्ल होते हैं, प्रबल अम्ल होते हैं। तो यहाँ पे मिनरल एसिड सिर्फ एक ही दिख रहा है, HCl, तो इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा जाएगा, HCl जाएगा, सबसे प्रबल अम्ल। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि NaOH क्या है, NaOH क्या है। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है आपका कि क्षार है, लवण है, धातु है, क्या है इसमें। तो सबसे हम आपको यहाँ पे ये बताना चाहेंगे कि NaOH, यहाँ पे देखना कि OH है ना, OH ये हाइड्रोक्साइड आयन है। जहाँ पे OH है, हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन इसको बोलते हैं, या फिर ऑक्साइड, जहाँ पे आपको हाइड्रोक्साइड या फिर ऑक्साइड दिखे जिसका फॉर्मूला O2- होता है, वो हमेशा क्षार ही होता है। तो NaOH यहाँ पे OH है, तो ये कैसा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका नाम है, जो कि क्या होता है, क्षार होता है। इसका ऑप्शन बी चल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, HCl का पूरा नाम क्या है। HCl का पूरा नाम क्या होता है, ये बहुत ही बायो में भी पढ़ना होता है, ये बहुत ज़्यादा फेमस एसिड है। HCl का पूरा नाम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, इसलिए इसका ऑप्शन ए चल जाएगा। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। उसके बाद पीएच के बारे में फिर से आ गया ये क्वेश्चन नंबर 9 है। पीएच स्केल का अधिकतम मान है। अभी आपको पता है कि पीएच का जो अधिकतम स्केल में जो मान होता है वो कितना होता है, 0 से लेकर के 14 तक। तो 0 इसका मिनिमम है और 14 इसका क्या है, मैक्सिमम है, इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा जाएगा, सी जाएगा। वैसे पीएच जो होता है 0 से कम भी होता है, माइनस में भी जाता है, जो अभी आप लोग को 10th क्लास में उतना सारा नहीं पढ़ना होता है, वो आगे जाके पढ़ेंगे। पीएच का न्यूनतम मान, अब देखिए पीएच का न्यूनतम, वही पीएच स्केल से ही ये क्वेश्चन दिया गया है। पीएच का अभी बताया कि 0 से लेकर के 14 तक होता है, तो इसका पीएच का न्यूनतम मान कौन सा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस वजह से इसका ऑप्शन कौन सा चल जाएगा, बी चल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फिनोफ्थिलीन क्षार में किस रंग की हो जाती है। फिनोफ्थिलीन जो होता है ये भी एक सूचक की तरह काम करता है, जो कि इसमें से भी पता लगाया जाता है कि अम्ल का पता लगाया जाता है, क्षार का लगाया जाता है। तो ये फिनोफ्थिलीन कैसा होता है, ये मानव निर्मित होता है, जो इसको सिंथेटिक तौर पे बनाया जाता है। लिटमस जो होता है वो नेचुरल होता है, वो प्राकृतिक सूचक होता है, और ये फिनोफ्थिलीन जो होता है वो मानव निर्मित सूचक है। तो फिनोफ्थिलीन जो होता है क्षार में किस रंग की हो जाती है। फिनोफ्थिलीन को जब क्षार के विलयन में डालेंगे तो उसका रंग कैसा हो जाता है, उसका रंग जो होता है वो गुलाबी हो जाता है। ये याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी आ सकता है, डायरेक्ट आ सकता है बिहार बोर्ड में। फिनोफ्थिलीन जो है क्षार में किस रंग का हो जाता है, गुलाबी रंग का हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है मिथाइल ऑरेंज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मिथाइल ऑरेंज के बारे में। मिथाइल ऑरेंज जो होता है अम्ल में किस रंग का होता है। मिथाइल ऑरेंज ये भी एक मानव निर्मित सूचक है, ये प्राकृतिक सूचक नहीं है, ये इसको बनाया गया है मिथाइल ऑरेंज को। तो मिथाइल ऑरेंज का अम्ल में रंग कैसा हो जाएगा, उसका रंग जो होता है वो लाल हो जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। याद रखिएगा ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, फिनोफ्थिलीन और मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज जो होता है वो अम्ल में किस रंग का हो जाता है, लाल रंग का हो जाता है। और फिनोफ्थिलीन जो होता है क्षार में किस रंग का हो जाता है, वो गुलाबी हो जाता है। ये दो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, 13 नंबर क्वेश्चन, उदासीनीकरण अभिक्रिया में बनते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है, पहला चैप्टर में पढ़े होंगे। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है, जब अम्ल और क्षार की रिएक्शन होती है, अम्ल और क्षार की रिएक्शन होती है, तो प्रोडक्ट के रूप में जो बनता है वो क्या बनता है, लवण बनता है और जल बनता है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है, जब अम्ल का क्षार के साथ अभिक्रिया होता है तो लवण और जल बनता है, इसी को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया कि उदासीनीकरण अभिक्रिया में बनते हैं तो क्या क्या बन रहा है, लवण और जल बन रहा है, तो इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा चल जाएगा, लवण और जल बन जाएगा। ये ऑप्शन तो होगा नहीं, ए नंबर वाला अम्ल के साथ तो रिएक्शन ही होता है, अम्ल और क्षार तो दोनों रिएक्शन ही करता है। तो बनता क्या, प्रोडक्ट के बारे में पूछा है, यहाँ पे क्या रिएक्ट करता है वो नहीं पूछा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 14 नंबर क्वेश्चन, दांतों की सड़न कब शुरू होती है। देखिए हम लोग का दांतों का जो सड़न शुरू होता है जब हम लोग बहुत सारी चीज़ खाते हैं, तो दांतों के बीच में जो है ना भोजन का कुछ कण जो है फंस जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि उसमें जो है ना बैक्टीरिया काम करता है, बहुत सारे बैक्टीरिया जो है काम करना, और वो बैक्टीरिया जो है ना वो पीएच कितना में काम करता है, वो अम्लीय पीएच में काम करता है। कौन सा पीएच में काम करता है, अम्लीय पीएच। अब अम्लीय पीएच आपको पता है कि अम्लीय अगर पीएच है तो वो 7 से कम होगा, कैसा होगा, 7 से कम होगा। वो सारे बैक्टीरिया अम्लीय पीएच में काम करता है, जिसकी वजह से दांत जो होता है वो ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है। तो पीएच 7 में काम नहीं करेगा,
10 में काम नहीं करेगा, 10 तो आपका 7 से ज़्यादा है जो कि क्षारीय हो जाएगा, 14 क्षार्य है, ये भी नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन इसका क्या आ जाएगा, बी चल जाएगा। पीएच 5.5 से कम, जो कि 7 से कम है, और ये विलयन जो होता है वो कैसा हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। तो अम्लीय में काम करता है बैक्टीरिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, 15 नंबर क्वेश्चन। एंटी एसिड का उपयोग किसके लिए किया जाता है? नाम से ही पता चल रहा है, एंटी एसिड। एसिड, एसिड में क्या लगा दिया है, एंटी। एंटी वर्ड कहीं पे भी अगर आ गया है, एंटी वर्ड, एंटा या एंटी वर्ड, वो क्या होता है, उसके विपरीत काम करने वाला था, और ये एसिड है तो एसिड में एंटी लग चुका है, इसका मतलब ये एसिड के विपरीत काम करेगा। मतलब एसिड क्या करता है, एसिड ये करता है कि वो अम्लीयता बढ़ाएगा, तो एंटी मिला दिए तो ये अम्लीयता को क्या करेगा, वो कम करेगा। तो इसलिए उसका ऑप्शन एंटी एसिड का उपयोग बुखार में नहीं होता है, खांसी में नहीं होता है, सर्द में नहीं होता है, सर दर्द में नहीं होता है। इसका उपयोग कहाँ होता है, अम्लीयता कम करने के लिए होता है। एंटी का मतलब अपोजिट होता है, एंटी एसिड, एसिड के अपोजिट काम करने वाला। एसिड जो होता है अम्लीयता बढ़ाता है, और एंटी लगा दिए उसमें तो वो अम्लीयता को कम करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या है, दूधिया चूना, मिल्क ऑफ लाइम, दूधिया चूना का सूत्र। सबसे पहले चूना, चूना पत्थर, खड़िया, ये सब वर्ड अगर कहीं पे भी दिख रहा है तो सबसे पहले आप इसको ढूंढिए, कैल्शियम कहाँ पे है उसमें, क्योंकि उसमें जो तत्व हो जाता है वो कौन सा तत्व रहता है, कैल्शियम रहता है। इसमें से 3 ऑप्शन आपको दिख रहा है नीचे का, कौन कौन सा है, पोटासियम है, सोडियम है, HCl है, ये सब तो होगा ही नहीं, ये तो क्षार ही है, ये भी क्षार है, ये तो एसिड हो गया, ये तीनों ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया, सिर्फ कैल्शियम एक ही में है, Ca। ये होता है दूधिया चूना। तो दूधिया चूना का सूत्र जो है आप याद रख सकते हो, बहुत बार बिहार बोर्ड में पूछा भी है, और ये 2027 में हाई चांस है कि ये आ सकता है, इसलिए आप इसको याद रख सकते हैं कि दूधिया चूना का जो सूत्र होता है वो कैसा होता है, CaOH2। इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। और यहीं पे आपको चूना पत्थर अगर पूछेगा तो इसका सूत्र होता है CaCO3, जिसको हम लोग संगमरमर भी बोला जाता है, इसको भी याद है, ये भी बहुत बार पूछा हुआ है बिहार बोर्ड में। अगला क्वेश्चन, चूना जल का रासायनिक सूत्र। तो चूना जल और दूधिया चूना दोनों एक ही बात है, तो इसलिए इसका चूना जल का भी रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, CaOH2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, बेकिंग सोडा का सूत्र क्या है। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा क्या होता है, खाने वाला सोडा होता है, बेकिंग सोडा जो खाते हैं हम लोग। तो बेकिंग सोडा जो होता है उसका सूत्र होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसमें से ये तो सोडियम कार्बोनेट है, Na2CO3, ये कार्बोनेट है, कार्बोनेट नहीं होता है, क्या होता है, खाने वाला सोडा में जो होता है बाइकार्बोनेट, तो S बाइकार्बोनेट का सूत्र होता है SCO3-, तो इसलिए उसका ऑप्शन कौन सा जाएगा, ए जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, धोवन सोडा का सूत्र होता है। अब ये वो तो खाने वाला सोडा था, और ये क्या है, धोवन सोडा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि डायरेक्ट फॉर्मूला आपसे पूछा जाएगा बिहार बोर्ड में, और ये कई बार पूछा भी जा चुका है। 2027 में बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, धोवन सोडा का सूत्र क्या होता है। तो धोवन सोडा में क्या होता है, कार्बोनेट होता है, खाने वाला सोडा में बाइकार्बोनेट होता है, जो इसका ये SCO3 जो होता है ये बाइकार्बोनेट होता है, जो खाने वाला सोडा होता है। लेकिन यह खाने वाला सोडा नहीं पूछा है, धोवन सोडा पूछा है। तो धोवन सोडा में बाइकार्बोनेट नहीं होता, कार्बोनेट होता है, ये CO3 कार्बोनेट होता है। तो धोवन सोडा का सूत्र क्या होता है, NO2CO3 इंटू 10H2O। यहाँ पे जो है ना वाटर का अणु भी दिखने को मिल जाता है धोवन सोडा में। तो धोवन सोडा में Na2CO3, और यहाँ पे कितना 10H2O है, वाटर का कितना अणु है, 10 अणु है। तो आपको क्वेश्चन अगर इसमें से अगर घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि धोवन सोडा में जल के कितने अणु हैं। तो धोवन सोडा में जल के जो है कितने अणु होते हैं, 10 अणु होते हैं। धोवन सोडा में जल का कितना अणु होता है, 10 अणु होता है। ये बात भी याद रखें आप, क्योंकि ये कभी भी आ सकता है। इसलिए इसका ऑप्शन धोने वाला सोडा का जो ऑप्शन जो होता है, धोवन सोडा का जो सूत्र होता है क्या होता है, NO2CO3 इंटू 10H2O। तो अगला क्वेश्चन देख लेंगे, खाने का सोडा कहलाता है। खाने का सोडा, खाने का सोडा अभी बताया, खाने वाला सोडा या फिर बेकिंग सोडा सब वही होता है जिसमें बाइकार्बोनेट होता है। तो कैसा होता है, बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट सिर्फ इसमें HCO3 है, तो उसको खाने वाला सोडा का सूत्र जो होता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, जो कि ऑप्शन ए में है, इसका ऑप्शन ए चल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, विरंजक चूर्ण, ये व्यंजक पाउडर जो था, ब्लीचिंग पाउडर, इसका सूत्र होता है CaOCl2। इसको आप याद रख सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, व्यंजक चूर्ण का फॉर्मूला, जो कि वाटर को प्यूरिफाई करने में किया जाता है। व्यंजक चूर्ण जैसे जल को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग POP भी बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस।
इसमें दो चीज़ होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट होता है, कैल्शियम सल्फेट जिप्सम में भी होता है, दोनों में कैल्शियम सल्फेट होता है। लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस में जो होता है ना और जिप्सम में जो होता है, फ़र्क किस में होता है, वाटर के जल के अणु में होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल का जो होता है अणु होता है उसमें आधा होता है, हाफ, और जिप्सम में जो होता है जल का जो अणु होता है उसमें 2 अणु होता है। तो इसलिए यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस अगर आपको बोल रहा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बोल रहा है, तो उसमें जल का अणु जो होता है वो कितना होता है, हाफ होता है, आधा होता है, ये बात याद रखिएगा। और जिप्सम में 2H2O मतलब जल का अणु 2 होता है। तो यहाँ पे क्या पूछा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र पूछा है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में ये जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस में ये कॉमन है, कैल्शियम सल्फेट दोनों में कॉमन रहेगा। फ़र्क क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम में, प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल का हाफ अणु होता है, आधा अणु होता है, और जिप्सम में जल का जो होता है 2 अणु होता है। इसलिए उसका ऑप्शन कौन सा चल जाएगा, ऑप्शन ए चल जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन वही है, जिप्सम का सूत्र। जिप्सम का सूत्र क्या है, अभी बताया कि जिप्सम में जो होता है वो कैल्शियम सल्फेट ही होता है, लेकिन इसमें जल का अणु जो होता है वो कितना होता है, 2 होता है। इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा चल जाएगा, ए जाएगा। जिप्सम प्लास्टर ऑफ पेरिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यह लगभग हर साल किसी न किसी शिफ्ट में आ ही जाता है। तो हो सकता है कि आपके 2027 में ये क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिल जाए, तो आपको 1 नंबर ऐसे ही मिल जाएगा, याद रखिएगा। साबुन बनाने में प्रयुक्त क्षार होता है। तो साबुन बनाने में यहाँ पे क्या बोल रहा है कि प्रयुक्त क्षार, साबुन बनाने में प्रयुक्त क्षार पूछा है, क्षार। लेकिन जब आप ऑप्शन देखिएगा, चारों ऑप्शन, सबसे पहला क्षार कहाँ होता है, क्षार जैसे देखिएगा तो यहाँ पे आपको हम पहले ही बता दिए वीडियो के स्टार्टिंग में कि क्षार वर्ड जो होता है उसमें देखिएगा कि OH या O ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड या फिर O2- ऑक्साइड। देखिए जो हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड होगा वही क्षार होगा। लेकिन इसमें से 3 ऑप्शन तो डायरेक्ट एसिड दिया, HCl, ये तो एसिड है, H2SO4 ये भी एसिड है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये एसिटिक अम्ल है। यहाँ क्षार पूछा है तो या तो 3 ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया। तो इसलिए इसका ऑप्शन तो ऐसे ही, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जिसको आप ऑप्शन पढ़ के भी एलिमिनेट कर सकते हैं। एलिमिनेट का मतलब गलत आंसर को पहले ही छाड़ दीजिए। क्षार पूछा है तो एसिड, ये तो एसिड है, ये एसिड है, ये एसिड है, इसलिए इसका ऑप्शन होगा नहीं। इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, एक ही ऑप्शन बचा ए नंबर, तो इसलिए इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। तो क्षार, साबुन बनाने में जो प्रयुक्त क्षार होता है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन ये है कि अम्ल नीले लिटमस को किस रंग में बदलता है। ये क्वेश्चन तो रिपीट हो गया, अभी बताया कि नीला लिटमस पत्र है, अम्ल है, तो इसको किस में बदल देगा, लाल में बदल देगा। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, ये भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। क्षार जो है लिटमस को किस में बदल देता है, लाल लिटमस को किस में बदल देता है, इसको नीला में बदल देगा। ये क्वेश्चन रिपीटेड है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, H2SO4 का नाम क्या है। H2SO4 जैसे HCl का नाम अभी ऊपर में क्वेश्चन देखे कि HCl को हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। अब एक एसिड और है जो H2SO4 होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम हम लोग क्या बोलते हैं, इसको सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। H2SO4 को क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, HNO3 का नाम है, HNO3 ये भी एक इम्पोर्टेंट एसिड है, अम्ल है, जिसका नाम नाइट्रिक अम्ल है। इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा चल जाएगा, ए चल जाएगा। नाइट्रिक अम्ल, HNO3 को हम लोग नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं। तो 3 एसिड मिला आपको, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, और एक मिला HNO3 जो कि क्या है, नाइट्रिक अम्ल है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कार्बोनिक अम्ल क्या है। कार्बोनिक अम्ल, सॉरी वो उसी ऑप्शन का पार्ट है। अगला ऑप्शन देखेंगे हम लोग, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। यह भी बहुत बार आज जो क्वेश्चन लेके आया हूँ, ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि बिहार बोर्ड में बार बार यही सब क्वेश्चन को दोहराया जाता है। तो इनमें से बहुत 50 क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से 4-5 क्वेश्चन डायरेक्ट 2027 के बिहार बोर्ड में आ जाएंगे। तो इसमें पूछा सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। सिरका में जो अम्ल पाया जाता है वो कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। और यहीं पे अगर बोला जाए कि सिट्रिक अम्ल जो होता है वो नींबू में होता है। लैक्टिक अम्ल जो होता है वो दही में होता है। ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है वो सेब में होता है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, नींबू में। देखिए नींबू में अगला क्वेश्चन है, नींबू में कौन सा अम्ल होता है। नींबू में जो होता है वो साइट्रिक अम्ल होता है। एसिटिक अम्ल तो अभी बताया कि एसिटिक अम्ल जो है वो सिरका में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल जो होता है वो दही में होता है। और फॉर्मिक अम्ल जो होता है चींटी के डंक में पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल जो चींटी या फिर जो डंक मारते, जो हम लोग को जो दर्द होता है वो किसके कारण होता है कि हम लोग के त्वचा के अंदर वो फॉर्मिक एसिड को डाल देता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब यहाँ से कुछ एक 1 लाइनर क्वेश्चन है जो कि इसका आंसर लिखा हुआ है,
जो इम्पोर्टेंट है इसको आप लोग पढ़ सकते हैं, जो कि 31 नंबर क्वेश्चन है। कि देखिए यहाँ पे है कि दही में कौन सा अम्ल होता है। दही में कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक अम्ल होता है, इसको याद रखिएगा आप लोग। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है चींटी के डंक में। ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट आने वाले हैं, ये सब याद रखने वाली चीज़ होती है। किस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इमली में कौन सा अम्ल होता है? इमली में होता है टार्ट्रिक अम्ल। इमली में कौन सा? टार्ट्रिक अम्ल। अभी एक क्वेश्चन था नींबू में, नींबू वाला याद रखिएगा। नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, और इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद टमाटर में कौन सा अम्ल होता है? टमाटर में जो अम्ल होता है वो ऑक्जेलिक अम्ल होता है। ऑक्जेलिक अम्ल सेब में भी पाया जाता है। टमाटर में कौन सा अम्ल होता है? ऑक्जेलिक अम्ल होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 35 नंबर में, 1 लाइनर क्वेश्चन है, इसका आंसर भी लिखा हुआ है यहाँ पे। अम्ल जल में कौन सा आयन देता है? अम्ल जो होता है जल में, जैसे अम्ल कोई भी एसिड होता है, किसी भी एसिड को अगर हम लोग जल में घोलेंगे, मिलाएंगे, तो वो हमेशा क्या देता है? H+ देता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्राइड बोलते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन आयन बोलते हैं या फिर हाइड्राइड बोलते हैं। तो अम्ल जो है जल में घुल करके क्या H+ आयन देता है, हाइड्रोजन आयन देते हैं। और क्षार जो है जल में घुल करके कौन सा आयन देते हैं? क्षार जल में घुल करके OH हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। ये याद रखिएगा। क्षार को जब जल में घोलेंगे तो कौन सा आयन देगा? हाइड्रोक्साइड आयन देगा। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया क्या कहलाती है? अभी हम आपको इस वीडियो में पहले ही बताया कि अम्ल और क्षार जब आपस में अभिक्रिया करती है तो उसमें क्या बनता है? लवण और जल बनता है। इस अभिक्रिया को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं, जो आप लोग पहला चैप्टर में पढ़े भी हैं। पहला चैप्टर में उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में पढ़ाया भी जाता है। साबुन का घोल कैसा होता है? तो इससे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव भी किए हैं कि साबुन बनाने के लिए जो यूज़ होता है, उपयोग होता है, किसका उपयोग होता है? क्षार का उपयोग होता है। जब क्षार का उपयोग होता है तो क्षार को जब किसी विलयन में डालेंगे, उसका जब घोल बनाएंगे तो वो कैसा हो जाएगा? क्षारीय ही होगा। ठीक है, तो साबुन का घोल कैसा होगा? क्षारीय होगा। गलती से अम्ल नहीं बोलिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, शुद्ध जल का पीएच मान। शुद्ध जल का पीएच मान जो होता है वो कितना होता है? 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है, जो कि कैसा होता है? उदासीन। जैसे कि शुद्ध जल जब पिएगा उसका आप टेस्ट कीजिएगा तो उसका कोई टेस्ट नहीं होता है, ना कड़वा होता है ना खट्टा होता है। उसका स्वाद कैसा होता है? उदासीन होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। अधिक पीएच वाले विलयन कैसा होता है? जिसका पीएच ज़्यादा होगा। जैसे अभी आपको रेंज बताए कि 0 से 14 तक होता है, बीच में 7 होता है। 7 क्या होता है? न्यूट्रल पॉइंट होता है, जिसको हम लोग उदासीन बोलते हैं। 7 से कम जाइएगा तो अम्लीयता बढ़ेगी, और 7 से ज़्यादा जाइएगा, 7 हो गया, 8 हो गया, 14 तक, मतलब पीएच क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। जैसे पीएच बढ़ेगा तो उसका क्या होगा? क्षारीयता बढ़ेगा। तो अधिक पीएच वाले विलयन कैसा होगा? क्षारीय होगा। और कम पीएच वाले विलयन कैसा होता है? अम्लीय होता है। कम पीएच वाले विलयन कैसे होते हैं? अम्लीय होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अम्ल विद्युत का चालक क्यों होता है? अम्ल विद्युत का चालक क्यों होता है? क्योंकि अम्ल जो होता है विद्युत का चालक इसलिए होता है क्योंकि जब अम्ल को जब इलेक्ट्रिसिटी विद्युत का चालन के लिए जो होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र के कारण होता है, स्थानांतरण के कारण होता है। जब अम्ल को डाला जाता है, इलेक्ट्रिसिटी से पास करवाया जाता है, तो वो हाइड्रोजन आयन दे देता है, जो कि इलेक्ट्रॉन के रूप में होता है, जिसके कारण उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बेकिंग सोडा का उपयोग किस में होता है? बेकिंग सोडा का उपयोग जो होता है वो क्या? केक या ब्रेड बनाने में होता है। बेकिंग सोडा का उपयोग किस में होता है? केक या ब्रेड बनाने में होता है। बेकिंग सोडा जो खाने वाला सोडा जो उपयोग होता है, किसके लिए उपयोग होता है? केक या ब्रेड बनाने में होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विरंजक चूर्ण का उपयोग किस में होता है? विरंजक चूर्ण का उपयोग, जब विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला भी बताया, इसकी CaOCl2 होता है। इसका उपयोग क्या होता है? जल का शुद्धिकरण के लिए होता है, जल को प्यूरिफाई करने के लिए होता है। अगला क्वेश्चन, पीओपी का उपयोग किस में होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका सूत्र अभी बताया कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में जो जल का अणु होता है वो क्या कितना होता है? हाफ होता है, और इसका सूत्र हो जाता है कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2O। इसका उपयोग होता है कैसे? प्लास्टर एवं मूर्तियाँ बनाने में। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किस में होता है? प्लास्टर एवं मूर्तियाँ बनाने में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, धोवन सोडा का उपयोग किस में होता है? धोवन सोडा का उपयोग कपड़ा धोने में किया जाता है। ये नाम से ही पता चला, धोवन मतलब धोने वाला काम है इसका। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्षार का स्पर्श कैसा होता है? जब क्षार को आप स्पर्श, उसका जो सतह छुइएगा, आप स्पर्श कीजिएगा, टच कीजिएगा, तो कैसा होता है? चिकना होता है। क्षार का स्पर्श कैसा होता है? चिकना होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि पीएच का अर्थ है, पीएच का क्या अर्थ होता है? पीएच का फुल फॉर्म जो होता है, एक तो पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है, पीएच पावर ऑफ हाइड्रोजन, या फिर पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन, ये भी बोल सकते हैं आप।
पीएच का अर्थ क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। लिटमस पत्र किससे प्राप्त हो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लिटमस पत्र जो होता है वो किससे, लाइकेन से प्राप्त होता है। लिटमस पत्र किससे प्राप्त होता है, लाइकेन से। लाइकेन क्या है, लाइकेन आपका एल्गी और फंजाई दोनों जब एक साथ रहते हैं तो उसको दोनों को मिला करके लाइकेन बोला जाता है। जो कि क्या होता है, लिटमस जो होता है लाइकेन से मिलता है। और ये कैसा प्राप्त होता है, प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है। तो प्राकृतिक सूचक का एक उदाहरण भी आप बोल सकते हैं कि लिटमस पत्र जो होता है वो प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है। तो आज हम लोग ये 50 क्वेश्चन कर चुके हैं जो कि आपके बिहार बोर्ड में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो और ये सारे क्वेश्चन अगर सही लगे हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए।